कि हिंदुस्तान के कोने कोने में मैं जाऊंगा, कामयाबी मिले ना मिले वो। जैसे ही उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब ने दस्तक दी तो इन सबको लूज मोशन होने शुरू हो गए, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो हमारी मायावती जी हो, सबको लूज मोशन होने शुरू हो गए। इनको लग रहा है अगर 125 सीट में से जो मुस्लिम बहुमत इलाका है, अगर वहां पर ओवैसी साहब ने 100 बंदे भी खड़े कर दिए तो क्या होगा। ये मुसलमान जो हमारे लिए दरिया बिछाते हैं, हम जो यादव मात्र 7-8% हैं, हम जो ठाकुर मात्र 6-7% हैं, और हम यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनकर बैठ जाते हैं। अगर ओवैसी साहब यहाँ पर आ गए और मुसलमानों की पहली पसंद बन गए तो क्या होगा। आप भी सोचिए क्या होगा। क्या होगा इंशाअल्लाह चीफ मिनिस्टर ना सही, उप मुख्यमंत्री आपका होगा, मुस्लिम समाज से होगा। यही वजह है कि पूरा का पूरा मीडिया मैनेजमेंट के साथ इस वक्त यूट्यूब मैनेजमेंट भी पूरी की पूरी लगा दिया है ओवैसी के पीछे, के बस ओवैसी के पीछे रोटियां सेको, ओवैसी को बदनाम करो, ओवैसी पे रोटियां सेको, ओवैसी को बी टीम, सी टीम, डी टीम बताओ। आप बताइए जब बंदा कोई पार्टी बनाता है, क्यों बनाता है। ओवैसी साहब ने अगर कोई पार्टी बनाई और जो नेशनल पार्टी बन गई तो क्या ओवैसी साहब ने घुइयां छिलने के लिए बनाई थी कि जी वो हैदराबाद के शेर बन के रहेंगे, वो उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगे, वो बंगाल नहीं जाएंगे, वो बिहार नहीं जाएंगे, वो दिल्ली नहीं जाएंगे, और जहां से वो जाएंगे वहां पर हम उनको आरएसएस का एजेंट बता देंगे, मोदी जी की बी टीम बता देंगे। तो चैनल पर चैलेंज कर रहा हूं कि इस बार मुसलमान उत्तर प्रदेश में या तो मुख्यमंत्री बनेगा और या फिर डिप्टी सीएम बनेगा, उप मुख्यमंत्री बनेगा। इससे कम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे हम लोग। आप देखिए रावण 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 करके एक आए चंद्रशेखर आजाद, बिहार गए थे बेचारे, पप्पू को हरवा कर आ गए, अपने आप तो बाद में जीतते। चंद्रशेखर आजाद ऐसी पनौती साबित हुए कि बेचारे पप्पू यादव जो बिहार के मसीहा थे, बिहार के लिए इतना खर्च करते थे, ऐसी पनौती साबित हुए कि पप्पू यादव भी अपना एमएलए वाली सीट नहीं बचा पाई। ये तो बात में खाता खोलते। तो क्या यूपी वालों ने सवाल करा कि जब यूपी में दलितों की एक पार्टी ऑलरेडी है नहीं है, मायावती बहन जी, मायावती की इतनी बड़ी बसपा पार्टी है, तो फिर ऐसी कौन सी वजह थी कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी बनी। करा आपने सवाल। और तमाम की तमाम बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद की दरियां उठाने वाले, चंद्रशेखर आजाद को शेर बनाने वाले, चंद्रशेखर आजाद को फंडिंग करने वाले आप ही बेवकूफ मुस्लिम समाज के लोग हैं जो चंद्रशेखर के आगे पीछे दुम हिलाते फिरते हैं और वो फकर से मूछे मरोड़ के कहते आई एम ग्रेट। किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं कहीं से नहीं हूँ, कोई नेता अभिनेता कुछ नहीं हूँ, लेकिन बहुत अजीब तरह से इस वक्त ओवैसी साहब को जिसको देखो अपनी रोटियां चमका रहा है, अपने चैनल चमका रहा है, अपनी नफरतें परोस रहा है, और नाम सिर्फ एक यूज़ कर रहा है, असदुद्दीन ओवैसी। तमाम यूट्यूबर इस होड़ में हैं कि हम किस तरह ओवैसी का नाम लेके बस किला फतह कर लें, और वो तमाम यूट्यूबर जो ओवैसी साहब को किसी भी तरह बीजेपी की बी टीम बनाने की होड़ में इस तरह लगे हुए हैं, मानो ज़रा सी भी चूक हुई, अगर उन्होंने ज़रा सा भी ओवैसी साहब को डिस्कस करना छोड़ दिया तो मानो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आएंगे। लेकिन वो तमाम यूट्यूबर, चाहे आर्टिकल 19 हो, चाहे अभिसार सर हो, ये भूल जाते हैं कि जनाब आपका यूट्यूब चैनल जितने लोगों ने भी सब्सक्राइब कर रखा है उनमें 80% लोग मुसलमान हैं, क्योंकि जितने गोबर भक्त हैं, जितने और लोग हैं, वो आज भी स्ट्रीम चैनल का मुजरा देख के ज़बरदस्त तरीके से ताता थैया करते हैं। तो आपका यूट्यूब मुसलमानों की वजह से चल रहा है। आपको चाहने वाले, आपको सुनने वाले तमाम के तमाम आपके सब्सक्राइबर मुसलमान हैं, और आप जो इस वक्त ओवैसी साहब को किसी भी तरह बी टीम बनाने की होड़ में लगे हुए हो बीजेपी की, तो वहाँ आप कामयाब नहीं होंगे। जैसे आपने देखा असदुद्दीन ओवैसी बिहार जाते हैं, बिहार में तैयारी करते हैं, इलेक्शन की तैयारी करते हैं, तो वहाँ है तेजस्वी यादव, तो ये मुसलमानों को अपनी एक जेब में समझता है, दलितों को दूसरी जेब में समझता है, तो मुसलमानों को इतना सा भी मुंह नहीं लगाता। ओवैसी साहब ने वहाँ लगातार इनसे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करी, बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन इन्होंने गठबंधन को साफ मना कर दिया, क्योंकि तेजस्वी अगर बिहार में चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाया तो वहाँ उसका गुरूर था जो उसको लेकर डूबा।
कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि आज बिहार में नीतीश सरकार ने बल्ले बल्ले कर रखी है। डेवलपमेंट वाकई अगर कर रखा है तो वो नीतीश सरकार ने कर रखा है, वो अलग बात है कि हम नीतीश सरकार को भी कटहरे में खड़ा करते हैं, क्योंकि उन्होंने गुटरगू बीजेपी से करी और सरकार बनाई। अब जब तेजस्वी वहाँ पर हार जाते हैं और हमारे ओवैसी साहब या हम सब के ओवैसी साहब या बीजेपी की बी टीम 5 सीट निकाल लेती है 20 सीट में से, तो तमाम लोगों के हाथों से तोते उड़ जाते हैं और उनको लगता है कि ओवैसी साहब हैदराबाद छोड़ के अगर बिहार आ गए तो हो सकता है वो बंगाल भी जाएं, हो सकता है वो उत्तर प्रदेश भी जाएं। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपको मालूम हो कि भारत में नियर अबाउट 35 करोड़ मुसलमान हैं और उनमें से 60% से ज़्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में रहते हैं। कि अब जैसे ही ओवैसी साहब ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ूंगा तो इनके हाथों से तोते फाख्ते उड़ने शुरू हो गए, क्योंकि इनको पता है कि उत्तर प्रदेश में 125 सीटें ऐसी हैं जहां का फैसला जो है, वहां का वोटर बैंक 100% मुस्लिम है। और मुस्लिम सीट जो है वहां पर, या मुस्लिम परसेंटेज जो है उत्तर प्रदेश में 22% वोट जो है वो मुसलमानों के पास है। यादवों के पास कितना है? मात्र 8%। दलितों के पास कितना है? सारा ओबीसी, एससी, एसटी सब मिलाकर 19%। और मुसलमान आज तक क्या कर रहा है? वहाँ दरियाँ बिछाता है। सीएम किसके बनते हैं? नेता किसके बनते हैं? मिनिस्टर किसके बनते हैं? कभी तो दलित समाज से बनते हैं, कभी यादव समाज से बनते हैं। अखिलेश यादव जी आते हैं तो उन्होंने मुसलमानों को क्या दिया? उन्होंने अगर डेवलपमेंट दिया, बहुत अच्छा डेवलपमेंट दिया, लड़कियों के लिए सोचा, लड़कियों को स्कॉलरशिप दी, सब दिया। लेकिन क्या उनके राज्य में मुसलमान मंत्री बने, अच्छी पोस्ट पर गए, कोई फाइनेंस मिनिस्टर बना, क्या उप मुख्यमंत्री बना? नहीं बना। क्या मुलायम सिंह यादव के राज्य में बना? नहीं बना। अब मायावती जी की तरफ आ जाते हैं। मायावती जी जो खुद को कहती है मैं दलितों की नेता हूं, वो अलग बात है कि जब भी यूपी में, उत्तर प्रदेश में दलितों पर जुल्म होता है तो मायावती जी अपने हाथ खड़े कर लेती हैं और बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाती हैं। क्योंकि जुल्म करने वाली सरकार कौन है? ठाकुरों की सरकार। अखिलेश यादव को तो खैर ये दुश्मन मानती ही हैं, लेकिन अब जो सरकार है वो किसकी सरकार है? योगी महाराज की सरकार है। और जनाब हमारी दीदी ने, हमारी मायावती बहन जी ने तो यहाँ तक कह दिया, अगर अखिलेश यादव को हराने की ज़रूरत पड़ी तो मैं पूरी की पूरी बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाऊंगी। और उसका उदाहरण अभी बहन जी ने दिया। जैसे आपको पता है 2-3 दिन पहले यूपी में जितने अभी ज़िला पंचायत के इलेक्शन हुए थे, इनका एक लीडर चुना जाना था, इनका एक अध्यक्ष चुना जाना था, तो मायावती जी ने हाथ खड़े कर दिए, बीजेपी से सेटिंग कर ली कि मैं नहीं खड़ी होती, तुम सारे के सारे अध्यक्ष बीजेपी के बना लो। हुआ ये। और जहां पर दूसरी पार्टी के, चाहे वो यादव समाज पार्टी के हों या अखिलेश यादव के हों या दूसरी लोग पार्टी के हों, वो जो खड़ा होने की कोशिश कर रहे थे, बीजेपी ने गुंडागर्दी से उनको रोक लिया। ठीक। अब मायावती जी जो हमेशा बीजेपी की गोद में रहती हैं, सबसे ज्यादा उड़द चावल अगर किसी के पेट में बनना है तो वो मायावती जी के पेट में बनना है। उनको ये लग रहा है कि मैं इस बार फिर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाऊंगी और कहूंगी मुसलमानों मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, मैं तुम्हारी बेटी, आओ मेरे लिए दरियां बिछाओ, आओ मेरे पे वोट बैंक लुटा दो। इनको लगता है मुसलमान तो बेवकूफ़ होता है। और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वहाँ पर हमेशा मुसलमान अब तक बेवकूफ़ बनता चला आया। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब ने दस्तक दी तो इन सबको लूज मोशन होने शुरू हो गए, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो हमारी मायावती जी हो, सबको लूज मोशन होने शुरू हो गए। इनको लग रहा है अगर 125 सीट में से जो मुस्लिम बहुमत इलाका है, अगर वहाँ पर ओवैसी साहब ने 100 बंदे भी खड़े कर दिए तो क्या होगा? ये मुसलमान जो हमारे लिए दरियां बिछाते हैं, हम जो यादव मात्र 7-8% हैं, हम जो ठाकुर मात्र 6-7% हैं, और हम यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनकर बैठ जाते हैं। अगर ओवैसी साहब यहाँ पर आ गए और मुसलमानों की पहली पसंद बन गए तो क्या होगा? आप भी सोचिए क्या होगा। होगा क्या होगा? इंशाअल्लाह चीफ मिनिस्टर ना सही,
उप मुख्यमंत्री आपका होगा, मुस्लिम समाज से होगा। यही वजह है कि पूरा का पूरा मीडिया मैनेजमेंट के साथ इस वक्त यूट्यूब मैनेजमेंट भी पूरी की पूरी लगा दिया है ओवैसी के पीछे, कि बस ओवैसी के पीछे रोटियां सेको, ओवैसी को बदनाम करो, ओवैसी पे रोटियां सेको, ओवैसी को बी टीम, सी टीम, डी टीम बताओ। आप बताइए, जब बंदा कोई पार्टी बनाता है, क्यों बनाता है? ओवैसी साहब ने अगर कोई पार्टी बनाई और जो नेशनल पार्टी बन गई, तो क्या ओवैसी साहब ने घुइयां छिलने के लिए बनाई थी कि जी वो हैदराबाद के शेर बन के रहेंगे, वो उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगे, वो बंगाल नहीं जाएंगे, वो बिहार नहीं जाएंगे, वो दिल्ली नहीं जाएंगे, और जहां से वो जाएंगे वहां पर हम उनको आरएसएस का एजेंट बता देंगे, मोदी जी की बी टीम बता देंगे। तो भाइयों और बहनों, इस चीज को आप समझिए। मैं ना ओवैसी साहब की तारीफ कर रही हूं, ना मैं कांग्रेस की तारीफ कर रही हूं, ना मैं अखिलेश की बुराई कर रही हूं, ना मैं ममता जी को बुरा कह रही हूं, ना मैं मायावती जी को बुरा कह रही हूं। मैं आपके दिमागों में वो बता रही हूं जो फतूर ये आपके दिमागों में भर रहे हैं कि ओवैसी बी टीम, ओवैसी बी टीम, ओवैसी बी टीम। अगर ओवैसी साहब संवैधानिक तरीके से कोई बात करते हैं, आप हमेशा देखिए, कोई भी भारत में मॉब लिंचिंग होती है, सबसे पहला स्टेटमेंट कौन देता है? ओवैसी साहब देते हैं। कोई भी गलत कानून पास होता है, सबसे ज्यादा चीखम चिल्ली कौन मचाता है? ओवैसी साहब मचाते हैं। कोई भी कुछ चीज होती है पार्लियामेंट में, उस इशू को कौन लेकर जाता है? ओवैसी साहब लेकर जाते हैं। आप बताइए, और कोई मुस्लिम नेता लेकर जाता है? अभी यहाँ पर दहाड़ी काटी गई, लोनी में मुसलमान आदमी की, अब्दुल समद नाम के आदमी की मॉब लिंचिंग करी गई। क्या मुलायम सिंह ने कुछ बोला? क्या अखिलेश ने कुछ बोला? क्या कांग्रेस ने कुछ बोला? क्या किसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ बोला? या किसी मुसलमान रहनुमा ने, या मजहबी रहनुमा ने, या हमारे धर्म गुरुओं ने कुछ बोला? किसने बयान दिया? सबसे पहले ओवैसी साहब ने कहा कि जय श्री राम के नारे लगाने वालों की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। अब मैं आपको और पीछे लेकर चलती हूँ। आपको याद होगा, मैं भी गई थी मेवात में, आसिफ नाम के लड़के की मॉब लिंचिंग हुई। मैं भी वहां गई थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे वहां जाने से मना करा था, मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। तो वहां भी सबसे पहला स्टेटमेंट किसने दिया? वही बी टीम, आरएसएस के एजेंट ने मुसलमानों के फेवर में स्टेटमेंट दिया कि मुसलमानों पे इस तरह का जुल्म नहीं सहा जाएगा, इस तरह मॉब लिंचिंग नहीं सहा जाएगी। ओवैसी साहब तो बी टीम के थे। तो ऐसी कैसी बी टीम है कि जब भी मुसलमानों पर जुल्म होता है तो ये बी टीम सबसे आगे आती है, सबसे ज़्यादा मुसलमानों के हक में बोलती है। जब एनआरसी पास हुआ था, लागू हुआ था, तो पार्लियामेंट के इजलास में वो कौन नेता था जिसने एनआरसी का बिल फाड़ा था? बताइए कौन नेता था? ओवैसी साहब थे, जिन्होंने बोला था जय भीम जय मीम, और ये कह के उन्होंने एनआरसी की कॉपियां फाड़ दी थी। 3 तलाकों का बिल पास होता है, पहले कांग्रेस उस पर स्टडी करती है और बिल्कुल लाकर लगा देती है, और बीजेपी ये कानून लागू कर देती है। आप बताइए, क्या 3 तलाकों का कानून लागू होना चाहिए था? मोदी जी को अगर बड़ा लेबर पेन आ रहा था बीजेपी को, तो बनाती कानून, बनाती जहेज पे कानून बनाती। जहेज में कितनी लड़कियां जलती हैं, कोई कानून नहीं बनाया। और अब ये जितने ड्रामेबाजी है, मॉब लिंचिंग के बारे में चल रहा है केस, क्या मॉब लिंचिंग में कोई कानून बना? कुछ नहीं बना। हम ना बीजेपी के खिलाफ हैं, ना हम कांग्रेस के खिलाफ हैं, ना हम अखिलेश के खिलाफ हैं, ना हम मायावती के खिलाफ हैं, ना हम ममता के खिलाफ हैं। मैं हमेशा हक का साथ देती हूँ, आपको अवेयर कराती हूँ कि आप दिमागों के ढक्कन खोलिए और देखिए आपके साथ कितना ज़बरदस्त षड्यंत्र करा जा रहा है। और ये तमाम लोग अब हिंदू बनकर एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर चीखम चिल्ली बना रहे हैं। जो कल तक यादव होते थे, कल तक ठाकुर होते थे, कल तक दलित होते थे, कल तक आदिवासी होते थे, आज यही यूट्यूब पर आकर तमाम के तमाम हिंदू बन गए हैं और आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और इकलौते असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट कर रहे हैं कि भाई ये बीजेपी का बंदा है और ये यूपी में 100 सीटों पर लड़ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने कभी बीजेपी के साथ गठबंधन भी नहीं करा। बी टीम किसका बताया जाता है? बीजेपी की। अभिसार साहब एक हैं, बड़ी फ़ैन हूँ मैं उनकी, बड़ी इज्जत से उनको सुनती थी, लेकिन बड़ा अजीब लगता है। अभिसार शर्मा एक रिपोर्टर हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, डिफरेंट चैनल पे जाकर अपने इंटरव्यूज़ भी सेल आउट करते हैं। तो आजकल वो भी ओवैसी साहब के पीछे पड़े हुए, फरमाते हैं ओवैसी साहब के अकाउंट कंगाले जाएं, उनके पास इतना पैसा आता कहाँ से है? तो ज़रा जाकर कोई अभिसार साहब को समझाए कि ये वही हैदराबाद है जहाँ के नवाब हैदराबाद ने 15 टन सोना सरकार को उस वक्त दिया था जब चाइना से जंग थी 61 या 62 में, और आज तक दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी वही है।
15 टन सोना ख्वाब में भी आया। तब तो ये सारे नारंगी कुत्ते, तमाम गुफा की औलादे नहीं आए कि कठ मुल्लो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने 15 टन सरकार को डोनेट कर दिया। तब संघियों ने क्या करा था भारत के लिए। तो नवाब हैदराबाद के ख़ानदान से ताल्लुक़ है ओवैसी साहब का, जिनके अकाउंट कंगालने की बात की जा रही है। और दूसरी बात, सवाल तो ये भी बनता है, जितने चड्डीधारी हैं इनकी औकात नहीं है, 2-2 रुपये पर कमेंट रहते हैं, तो क्या इनके डेटे कंगालने की बात कभी किसी चैनल वाले ने करी? कभी किसी ने कहा कि आरएसएस के अकाउंट कंगाले जाएं? कभी किसी ने कहा फूटे मुंह, किसी ने कहा कि आरएसएस पे बैन करा जाए? किसी ने कहा कि आरएसएस की गतिविधियां जो है हमेशा भारत के अगेंस्ट चलती हैं? किसी ने पूछा कि नागपुर की जो नाजायज औलादें, इनका खर्चा पानी कहां से चल रहा है? खाते किसके कंगाले जाएंगे? कठमुल्लाओं के, आपके, हमारे, ओवैसी साहब के। तो सुधर जाओ मेरे यूपी वालों, इलेक्शन है, अभी भी समझ जाओ कि तुम्हारा वोट मोदी के वोट के बराबर है। तुम्हारा वोट वही वैल्यू करता है जो मोदी जी का है, जो योगी का है, जो अखिलेश का है, जो मुलायम का। तमाम लोगों का वोट जो इक्वल है वो भी तुम्हारा भी उतना ही इक्वल है, चाहे तुम झुग्गी झोपड़ी में रहते हो। तो 125 सीटों का जो करनी धरनी है या हिसाब किताब है वो तुम्हारे हाथ में। तुम यूपी की दिशा दुर्दशा दोनों बदल सकते हो। और यही वजह है कि इनके पेट में उड़द चावल पकने शुरू हो गए। हाय, अगर ओवैसी आ गया तो कहीं ये 70, 80 या 90 सीट ना निकाले और हमारा घंटा ना बजा दे। जो मुसलमान हमारे लिए दरियां बिछाते हैं, जी हुजूरी करते हैं, कहीं वो कामयाब ना हो जाए। आप देखिए, रावण 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 करके एक आए चंद्रशेखर आज़ाद, बिहार गए थे बेचारे, पप्पू को हरवा कर आ गए, अपने आप तो बाद में जीतते। चंद्रशेखर आज़ाद ऐसी पनौती साबित हुए कि बेचारे पप्पू यादव जो बिहार के मसीहा थे, बिहार के लिए इतना खर्च करते थे, ऐसी पनौती साबित हुए कि पप्पू यादव भी अपना एमएलए वाली सीट नहीं बचा पाई। ये तो बात में खाता खोलते। तो क्या यूपी वालों ने सवाल करा कि जब यूपी में दलितों की एक पार्टी ऑलरेडी है नहीं है, मायावती बहन जी, मायावती की इतनी बड़ी बसपा पार्टी है, तो फिर ऐसी कौन सी वजह थी कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी बनी? करा आपने सवाल। और तमाम की तमाम बात यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद की दरियां उठाने वाले, चंद्रशेखर आज़ाद को शेर बनाने वाले, चंद्रशेखर आज़ाद को फंडिंग करने वाले आप ही बेवकूफ़ मुस्लिम समाज के लोग हैं जो चंद्रशेखर के आगे पीछे दुम हिलाते फिरते हैं और वो फ़ख्र से मूछे मरोड़ के कहते आई एम ग्रेट। ये है आपकी औकात। अपने लिए आप कुछ नहीं करते, ना अपने लीडरों को प्रमोट करते हैं, आप हमेशा दूसरों के दुम छल्ले बनते हैं। और अल्लाह ताला खुद यही वाली बात कहता है, मैं बार बार ये शेर पढ़ती हूँ, गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वो जाएंगे जिनके अपने पर होंगे। तो जब आप दूसरों के परों से उड़ने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही छपाक धूल धपड़धुस होंगे, ऐसे ही ज़मीन बोस होंगे, ऐसे ही लोग आप पे आएंगे, आपके नेताओं पे लाइव बनाएंगे, बी टीम बताएंगे। आपका कोई भी नेता उठने की कोशिश करेगा, आरएसएस का एजेंट बताकर उसको धपड़धुस कर देंगे और इसमें आप सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होंगे। कुछ भी है आपके लिए बात करते हैं, कुछ भी है आपके हक के लिए लड़ते हैं, कुछ भी है आपके लिए आवाज उठाते हैं। तो बिहार में जिन्होंने अपनी हार देखी है, तेजस्वी ने देखा है कि किस तरह 20 सीटों में से ओवैसी साहब 5 सीटें ले गए, तो वही डर इनको अब उत्तर प्रदेश में सता रहा है कि अगर ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में मजबूत हो गए तो ये मुसलमान वोट हमारे हाथ से निकल जाएगा, 125 सीटें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। आप अपनी अकल यूज करते हैं, सवाल ही नहीं उठता। भारत का मुसलमान तो अकल यूज करता ही नहीं है, ये अपनी अकल गिरवी रख देता है, बाद में किस्तों में उधार लेकर आता है और फिर सोचता है कि हाँ सही है। ओवैसी को कह रहे हैं आरएसएस का एजेंट, हाँ होगा, ऐसे थोड़े कह देंगे विसार सर, ऐसे थोड़े कह देगा आर्टिकल 19 वाला, ऐसे थोड़े कह देगी ममता, ऐसे थोड़े कह देगी माया, ऐसे थोड़े कह देगा अखिलेश। अपनी अकल नहीं लड़ाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कौन सी ऐसी बात कही कि आपको ऐसा लगा वो आरएसएस के हैं? जब इलेक्शन होते हैं तो हर पार्टी आती है, मुसलमान को लल्ला बनाकर गोद में झूले झुलाना शुरू कर देती है, लोरियां सुनानी शुरू कर देती है, और जैसे ही इलेक्शन होते हैं आप उनको वोटिंग कर देते हैं, फिर आपको रेंगने के लिए 5 साल सड़क पर तड़पता हुआ छोड़ दिया जाता है। आपकी मॉब लिंचिंग होती है, आपके धर्मगुरु चुप रहते हैं, आपकी बेटियों को मारा पीटा जाता है, आप चुप रहते हैं, आपकी
मस्जिदों को टारगेट करा जाता है, आपके तमाम धर्मगुरु चुप रहते हैं और ये तमाम पार्टी जिनको आपने चुना होता है ये भी चुप रहती है। आदियानी, कादियानी, फादियानी, देवबंदी, बरेलवी, इन तमाम झमेलों से निकलकर सिर्फ मुसलमान नहीं बने तो ये तमाम के तमाम ये वोट के भूखे तमाम ये कसाई नुमा पार्टियां आपको आएंगी और इसी तरह हलाल कर करके आपको खाती रहेंगी और आपको बर्बाद करती रहेंगी, जबकि आप मेजोरिटी में आप इसी तरह दरिया बिछाते रहना और इसी तरह गुलामी के आगे सर झुकाते रहना और ये चीफ मिनिस्टर बनाते रहें, अपने मिनिस्टर बनाते रहें, आपको जलील करते रहें, आपको देशद्रोही बनाते रहें और कोई सिंगल आवाज़ उसके खिलाफ नहीं उठती।